Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your fifth lecture of some basic concepts of chemistry for class 11th. So after understanding the laws of chemical combinations, we are going to see what is Dalton's atomic theory. So John Dalton was given this theory in 1808. So मैटर इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। तो डाल्टन ने क्या कहा कि जो मैटर है वो किस चीज़ का बना हुआ है, बहुत छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है जो फर्दर इंडिविजिबल है, मतलब ऐसे पार्टिकल से बना है जो कि और डिवाइड नहीं हो सकता है ना। छोटा करते 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 किसी भी मैटर को लीजिए, मान लीजिए आपका घर है, घर किससे बना होगा, ब्रिक से बना होगा ना। ब्रिक को आप और तोड़िए तो क्या निकलेगा, उसमें से छोटा छोटा कंकड़ निकलेगा। अब उसको और तोड़ते जाइए, इतना तोड़ दीजिए कि अब उससे ज़्यादा वो टूट नहीं सकता है। तो लास्ट जो उसका सबसे छोटा वाला स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा, इंडिविजिबल होगा, ठीक है ना। वो किससे बना होगा, एटम। मैटर जो ईट होगा वो एटम के ही कॉम्बिनेशन से कई सारे एटम मिल करके बने होंगे, है ना। और सबसे छोटे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, जो फर्दर इंडिविजिबल हो उसको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। किसके अकॉर्डिंग, डाल्टन के अकॉर्डिंग। Although Kanad Rishi, an Indian philosopher, have already given this law in Hindi. Okay, this theory is proposed by Kanad Rishi. So Kanad Rishi says that किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण जो होता है वो क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु, जिसको आगे हम विभाजित नहीं कर सकते। वो हिंदी में बोले थे कुछ इस तरीके से, है ना। उसी को डाल्टन ने 1808 में अपने ही लैंग्वेज में बोला कुछ, उसको इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। सो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, साइज, शेप और मास। मतलब क्या बच्चों कि सेम एलिमेंट, जैसे एलिमेंट क्या होता है और एटम क्या होता है, इसको तो मैंने आपको समझा दिया है। जैसे हाइड्रोजन क्या है, ये एटम है, लेकिन जब ये कंबाइन होकर के इस फॉर्म में रहेगा तो क्या बोलेंगे, इसको एलिमेंट बोलेंगे। ऑक्सीजन क्या है, एटम, इस फॉर्म में रहेगा तो क्या बोलेंगे, इसको एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। और क्या होता है, क्लोरीन इस फॉर्म में एटम है, इस फॉर्म में क्या है, ये एलिमेंट है। बात समझ में आ रही ना। तो कॉम्बिनेशन हो जाता है, सेम एलिमेंट रहे, किसी में भी आपका सेम एटम प्रेजेंट है ना तो उसको एलिमेंट बोलते हैं। अब ये एलिमेंट नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो सेकंड इनका क्या है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। अब मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है, तो सारे के सारे हाइड्रोजन जो होंगे उनका शेप, साइज और क्या है, उसका मास बराबर होगा, है ना। और ऑक्सीजन है तो कहीं से भी आप ऑक्सीजन लाएंगे, एक ऑक्सीजन का शेप, साइज और मास जो होगा वो आइडेंटिकल होगा, मतलब बराबर होगा, ठीक है। ये डाल्टन्स का सेकेंड थियरी हो गया। चलिए थर्ड देख लेते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। अलग अलग एलिमेंट के मासेस अलग अलग होंगे, साइज़ भी अलग होंगे, एंड उनका क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उनकी अलग अलग होगी। मतलब जैसे क्या है, हाइड्रोजन है मेरे पास, ऑक्सीजन है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है किससे रिएक्ट करता है, क्लोरीन से, तो HCl बनाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्लोरीन से रिएक्ट करेगा या किसी से भी रिएक्ट करेगा तो इसकी वैलेंसी 2 होगी, इसकी 1 होगी, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो जैसे आप जब सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे, हाइड्रोजन से अगर कंपाउंड सोडियम बनाता तो NaH बनाएगा, लेकिन यही सोडियम अगर ऑक्सीजन से कंपाउंड बनाएगा तो Na2O बनाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के फ़र्क आ जाते हैं केमिकल जो है प्रॉपर्टीज़ में। अलग अलग एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो अलग अलग हमको प्रोडक्ट भी मिलता है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। अलग अलग एलिमेंट के क्या होंगे, मासेस अलग अलग होंगे, साइज भी अलग होगा, एंड क्या होगा, आल्सो पजेस द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग होंगी, है ना। कुछ ही सिमिलर हो भी सकते हैं, लेकिन इनके कहने के हिसाब से अभी डाल्टन्स की इनिशियल एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग डाल्टन्स का एडवांस जो इन्होंने बाद में दिया, या जो भी हमारा संशोधन हुआ, रिफॉर्मेशन हुआ, उसके बाद जो एटॉमिक थ्योरी इनकी डाल्टन्स की है उसको पढ़ेंगे। तो अभी जो पढ़ रहे हैं ये सब कुछ एकदम सही हो, इसको आप लोग दिमाग में रखिए कि इसकी लिमिटेशंस आएगी, है ना बच्चों। इसको बस पढ़िए कि डाल्टन ने क्या कहा है एक्चुअल में, ठीक है। चलिए, तो 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट क्या है, एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स
कंपाउंड एटम्स नाउ कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। मतलब ये क्या कह रहे हैं, डाल्टन ने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि जो एटम्स होंगे सेम एलिमेंट हो या डिफरेंट एलिमेंट हो, ठीक है कोई बात नहीं, कंबाइन करेंगे साथ में और क्या बनाएंगे, कंपाउंड एटम्स बनाएंगे। इन्होंने क्या नाम दिया, कंपाउंड एटम्स। उस समय 1808 में इन्होंने जब अपनी थियरी प्रपोज की तो उन्होंने क्या बोला था कि कंपाउंड एटम्स बनाएंगे, सेम टाइप के एलिमेंट हो चाहे डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हो, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चों मैं जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ूँगा, इस पर मुझे बहुत टाइम नहीं देना है, ये तो बस एक बार बता रहा हूँ आपको ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें रहें। हम लोग को जल्दी से मूल कॉन्सेप्ट से जाना है तो मैं आज ही स्टार्ट कर देता, बट मुझे लगा कि ये भी एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें बहुत ही आसान है बच्चों, आगे चल के आप लोगों के लिए ये सब बहुत आसान हो जाएगा। जब हम लोग एटम की स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तो ये सब कुछ रह ही नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए फिफ्थ, व्हेन एटम कंबाइन विद वन अनदर। जब वन अनदर मतलब एक दूसरे से, जब एटम्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं एक दूसरे से टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स, यानी कि जिसको हम मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, ये कंपाउंड एटम्स कौन यूज़ कर रहा था उस समय, डाल्टन यूज़ कर रहे थे। अब क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो जब एटम्स कंबाइन करते हैं एक दूसरे से क्या बनाने के लिए, कंपाउंड एटम्स यानी मॉलिक्यूल बनाने के लिए, दे डू सो, वो कैसे करते हैं इस चीज़ को, इन सिंपल होल नंबर रेशियोज में, ठीक है ना। वो ऐसा करते हैं कि सिंपल होल नंबर रेशियो बने, यानी 1:1, 2:1, 2:2, 8, है ना, इस तरीके का कुछ रेशियो बने। जैसे मान लीजिए आप H2 से ही ले लेते हैं, ठीक है ना, इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, 2:1 के रेशियो में, है ना, बात समझ में आ रही। आप कोई और ले लीजिए, H2S ले लीजिए, इसमें भी देखिए 2:1 है, NaH ले लीजिए, इसमें क्या है 1:1 है ना, तो इस तरीके का रेशियो होगा। चलिए 6th पॉइंट क्या है इनका, एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो ऐसे भी कंबाइन कर सकते हैं कि अलग अलग रेशियो में से वो हमको मतलब कंपाउंड बना के देंगे अलग अलग रेशियो का, और एक से ज़्यादा भी कंपाउंड बना सकते हैं, है ना। तो हम लोग जानते हैं जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाता है, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाता है, NO2 बनाता है ना। देखिए यहाँ पे रेशियो अलग अलग है, यहाँ 1:1 है, यहाँ 2:1 है, यहाँ 1:2 है। तो अलग अलग एलिमेंट क्या करेंगे, अलग अलग रेशियोज़ में क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं और अलग अलग कंपाउंड दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सल्फर कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए सल्फर के साथ क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड भी बनाता है ऑक्सीजन के साथ, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनाता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ठीक है बच्चों। तो इनका रेशियो भी क्या होगा बच्चों, अलग अलग होगा, ठीक है। सो द कंबाइनिंग रेशियोज बीइंग 1:2 एंड 1:3। तो सल्फर डाइऑक्साइड में 1:2 होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड में 1:3 होगा। तो यही सब पॉस्टुलेट इनके हैं। 7th पॉइंट, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। इन अदर वर्ड्स होल एटम्स रेदर देन अ फ्रैक्शन ऑफ एटम्स टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। इनके कहने का मतलब है कि कोई एटम जो होगा वो सबसे छोटा पार्टिकल है, अब इससे छोटा पार्टिकल नहीं होता है। लेकिन आज की डेट में हम लोग जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें क्या है, ये एटम से छोटे पार्टिकल्स हैं। बात समझ में आ रही है। तो अभी एटम जो है डाल्टन के हिसाब से समझ रहे हैं, आगे हम लोग इसको क्या करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, इसमें जो अमेंडमेंट्स है वो हम लोग देखेंगे। तो जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पूरा का पूरा एटम रेदर देन अ फ्रैक्शन, मतलब एटम का कोई टुकड़ा नहीं, पूरा का पूरा एटम ही क्या करेगा, पार्ट करेगा, मतलब पार्टिसिपेशन करेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी बच्चों, नहीं आई है तो कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें बस आप एक बार देखिए, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी से हम लोग किसको एक्सप्लेन करेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पॉस्टुलेट 1 से क्या करता है और पॉस्टुलेट 8 से सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। तो अभी 8 तो इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया, वो इतना इंपॉर्टेंट चलो बच्चों नहीं था, फिलहाल आप तो 1 को देख लीजिए और यहाँ 8 काट दीजिएगा, पॉस्टुलेट 1 कर लीजिएगा। मैटर इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। इसका मतलब क्या है, तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। तो इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है ना, डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसका मतलब नष्ट नहीं किया जा सकता। इसी का 8th पॉस्टुलेट जो था वो भी जान लीजिए, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। तो एटम कैन नाइदर, एटम भी क्या है, एक मास ही तो है, तो हम मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बोलें या एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बोलें। तो बात देखिए, अगर 8th पॉइंट आप जोड़ना चाहते हैं इसमें ऐड कर लीजिएगा,
एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो फर्स्ट वाला जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको पोस्टुलेट 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है और पोस्टुलेट 8 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ 8 पॉइंट दे करके आप क्या लिख लीजिएगा, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ओके, और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को कौन सा पोस्टुलेट सेटिस्फाई करता है, फिफ्थ। व्हेन एटम्स कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स मॉलिक्यूल, अब क्या कहते हैं उसको, मॉलिक्यूल, दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशियोज। तो ये हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कि जो सिंपल होल नंबर रेशियोज में कंबाइन करते थे एलिमेंट्स जो थे, एटम्स जो थे, ठीक है। थर्ड जो देखिए लॉ क्या था, थर्ड वाला लॉ क्या कह रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इसको कौन सा थ्योरी इसकी जो है, कौन सा पॉइंट डाल्टन का सेटिस्फाई कर रहा है, 6 नंबर वाला, क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज। दो एटम्स मतलब अलग अलग एलिमेंट के, दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जो है आपस में कंबाइन करके अलग अलग रेशियोज में कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, मैंने समझाया है, ठीक है। तो थर्ड लॉ को कौन सेटिस्फाई करता है, 6th वाला पोस्टुलेट, ठीक है। ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इतने अच्छे से समझाया कि इसको अभी यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझते होंगे। अच्छा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को कौन सेटिस्फाई करेगा, 5th वाला, है ना, 5th वाला। अब पढ़ करके सोचिए, मैंने ये सारी चीज़ें आपको समझा चुकी है, ठीक है ना। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे बच्चों, थोड़ा सा इस पर टाइम मैंने ज़्यादा ले लिया, मैं इतना सोचा नहीं था कि आपको टाइम दूंगा इन सारी चीज़ों पे, लेकिन मुझे लगा ये कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है और यहाँ पे कुछ छोड़ा गिर जाए, सब कुछ पढ़ लिया जाए, जो चीज़ें बहुत छोटी हैं वो भी पढ़ लिया जाए, है ना। कोई बात नहीं कि जिस चीज़ को हम स्किप कर सकते थे उसको नहीं कर रहे हैं, है ना। जितना मुझे मतलब लगेगा कि हाँ यहाँ पे वो पढ़ाना उचित है, मैं सब कुछ पढ़ाऊँगा वो। अभी जैसे आपका मोलर मास वगैरह है ना, और रिलेटिव मास वगैरह है, तो ये सब बच्चों इतना आसान कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव मास तो थोड़ा सा समझा दूंगा, मोलर मास वगैरह जो हो गया और भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो है उसको मैं स्किप करके सीधे मोल कॉन्सेप्ट में ही सारा समझा दूंगा, ठीक है ना बच्चों। तो अभी आप लोग बस जितना मुझे ज़रूरत लग रही है उतना मैं यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ। लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी क्या थी, मतलब क्या था ऐसा कि उसकी लिमिटेशंस है ना। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी वॉज, अभी जो हम लोगों ने 8 पॉइंट पढ़े हैं उसकी क्या लिमिटेशंस है। डाल्टन एटॉमिक थियरी वॉज द फर्स्ट माइलस्टोन टुवर्ड्स द इनर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। किसी भी मैटर के अंदर के स्ट्रक्चर के लिए ये मील का पत्थर साबित हुआ डाल्टन्स की एटॉमिक थियरी जो थी। बहुत ही अच्छा, माइंड ब्लोइंग, एकदम मतलब सबलाइम आ गया है। एक एटम के स्ट्रक्चर को या मैटर के अंदर के एटम के कॉम्बिनेशन वगैरह को समझने के लिए क्या है, ये बहुत यूजफुल था इनका जो है दिया हुआ जो थियरी प्रपोज किया हुआ डाल्टन का था। इट गैव अ पावरफुल इनिशिएटिव टू द स्टडी साइंटिस्ट्स अबाउट द स्टडी ऑफ मैटर। तो साइंटिस्ट को क्या मिला इससे, बहुत अच्छा इनिशिएटिव मिला। शुरू में इतनी ज़्यादा जानकारी तो थी नहीं, सबने इससे कुछ फ़ायदा उठाया और आगे अपना रिसर्च किए, है ना। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं जो शताब्दी थी उसमें साइंटिस्ट लोग इस डाल्टन्स की एटॉमिक थियरी को पढ़ करके बहुत कुछ समझे। भले ही उसकी कुछ लिमिटेशंस थी लेकिन उससे बहुत कुछ सीखे, है ना। इट हेल्ड द ग्राउंड फॉर अबाउट अ सेंचुरी। ये कब तक इनकी थियरी रन की, लगभग 100 साल तक। 100 साल तक, भले ही थोड़ा बहुत गलत था लेकिन 100 साल तक पढ़ाया गया इसको। बट द ब्रिलियंट रिसर्चर्स कंडक्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बाई सर जे थॉमसन। देखिए कई सारे क्या हैं, रिसर्चर्स आए, बहुत ही ब्रिलियंट माइंडेड, है ना। तो 20वीं शताब्दी आते आते कौन कौन आ चुके हैं एग्जिस्टेंस में, सर जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोर, है ना, हाइजनबर्ग, है ना, आइंस्टीन, और क्या है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं बच्चों। अभी आप लोग ये एटम जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसमें देखेंगे तो 20th सेंचुरी के आसपास बहुत सारे जो आपके साइंटिस्ट हैं वो लोग रिसर्च करके बहुत कुछ कंक्लूजन दिए। एंड अदर्स हैव रिवोल्यूशनाइज्ड आवर नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और बहुत से साइंटिस्टों ने मिल करके एटम्स के ऊपर रिसर्च किए और उसके बारे में हम लोगों को क्या करा है, एक क्रांति ला दी एकदम। हम लोगों को नहीं, उस समय के जो भी साइंटिस्ट लोग, जो भी रिसर्चर्स रहे होंगे, जो भी स्टूडेंट्स रहे होंगे, उन सबके बीच में एक होड़ मचा दी, है ना। वो हम भी करके देखें कि इसका क्या हो सकता है, हम भी अपना मॉडल पेश करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें होने लगी उससे, ठीक है बच्चों। द मेन ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरीज आर, तो उनकी थियरी की मेन ड्रॉबैक्स जो हैं वो ये हैं। इट कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाई मास बट फेल्ड टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स।
अब मास के टर्म में तो ये बताने में सफल हो पा रहा है, लेकिन ये क्या नहीं बता रहा बच्चों, गैसियस वॉल्यूम के बारे में नहीं बता रहा है ना कहीं भी गैसेस के बारे में जिक्र नहीं है, और गैसेस पे हम लोग जानते हैं कि अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। चलिए सेकंड क्या है ड्रॉबैक, इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, साइजेस, वैलेंसीज एट्सेट्रा। तो ये डाल्टन ने नहीं बता पाया कि क्यों अलग अलग एलिमेंट के जो होते हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स होंगे, उसके मास, शेप, साइज, वैलेंसीज ये क्यों अलग होगा, डिफरेंट क्यों होगा, है ना। बहुत सी सारी चीज़ें होंगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आगे बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग उसकी बातें करेंगे, ठीक है ना। चलिए फिलहाल के लिए हम लोग मतलब एटम का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं देखते हैं, हम लोग किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, जब मैटर बनता है उसी एटम से, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। चलिए, वाई डू एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन एट ऑल टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अब इन्होंने ये भी नहीं बताया क्यों जो एटम्स है या एक ही तरह के एटम्स हो, है ना, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो, है ना, सोडियम और लिथियम, मतलब सोडियम और हाइड्रोजन हो, सोडियम और क्लोरीन हो, सोडियम और ब्रोमीन हो, है ना, अलग अलग जो एलिमेंट के अलग अलग एटम होंगे, है ना। कंबाइन एट ऑल टू फॉर्म मॉलिक्यूल, क्यों कंबाइन कर रहे हैं, क्यों जुड़ जा रहे हैं कि मॉलिक्यूल बना ले रहे हैं या कंपाउंड बना ले रहे हैं, ये जो है डाल्टन ने इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। What is the nature of binding force between atoms and molecules which accounts for the existence of matter in three states, solid, liquids and gases। अब डाल्टन ये भी नहीं बता पाए कि क्या ऐसी बाइंडिंग फोर्स है जो कि किसी भी दो एटम के बीच में रहती है, या दो अलग अलग एटम्स के बीच में रहती है, या सेम तरह के एलिमेंट्स के बीच में रहती है ना, किस तरह की नेचर है उस फोर्स का जो कि इन दोनों को अलग नहीं होने देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉलिड में रहता है कोई मैटर, या लिक्विड में रहता है, या गैस में रहता है। ये सारा रीज़न वो नहीं दे पाए क्यों कोई मैटर सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है ना। इट मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। अब ये जो है एलिमेंट और कंपाउंड में ये क्या नहीं बता पा रहे हैं, डिफरेंट ही नहीं बता पा रहे थे, डिस्टिंक्शन मतलब भेद नहीं कर पा रहे थे ना, अंतर नहीं बता पा रहे थे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसको हम लोग मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब इसको देखिए क्या कह रहा है, ये डाल्टन्स की ही ये क्या है, मॉडिफाइड की हुई है, ठीक है। एटम्स इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल, ये सही है, एटम्स को क्या नहीं कह सकते हैं, इंडिविजिबल नहीं कह सकते। ये डिवाइड होता है किसमें, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। जैसे जिंक का जब हम लोग कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर देते हैं तो ZnSO4 बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला, जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वही कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, और Zn2+ के फॉर्म में SO4 2- से वो कंबाइन हो जाता है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और अगर आप लोग न्यूक्लियर रिएक्शन भी करा रहे हैं तो वहाँ भी क्या है, आप लोग देखते हैं कि मतलब जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है, बिखराव हो जाता है ना, या तो एलिमेंट क्या हो जाता है, न्यूक्लियर फिजन होगा या फ्यूजन होगा। फिजन होगा तो क्या होगा, मतलब टूट जा रहा है, फ्यूजन हो रहा है मतलब जो न्यूक्लियस है उसमें कुछ मास बढ़ जा रहा है ना, तो ऐसा होता है, ठीक है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। अब पहले जो हम लोग पॉस्टुलेट पढ़े हैं उसमें क्या देखा है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, शेप, साइज, मास सब में क्या है, सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब मॉडिफाइड किया गया तो ये जाना गया कि ऐसा है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स के ही एटम्स में हैव, हो सकता है, डिफरेंट एटॉमिक मासेस। जैसे हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं, तो हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1 है, ड्यूटेरियम का भी 1 है, और ट्रिटियम का भी 1 है, तीनों हाइड्रोजन के फॉर्म है ना। बस इसमें क्या है, ये तीनों आपस में आइसोबार हैं, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। इसमें एक प्रोटॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन होता है, इसलिए मास 1 है। इसमें एक प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन होता है ड्यूटेरियम में, इसलिए मास 2 है। ट्रिटियम में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका मास कितना है, 3 है। बात समझ में आ रहा है। तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन मास इज कॉल्ड आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स के क्या होते हैं बच्चों, सेम एलिमेंट के ही मासेज अलग अलग हैं, यहाँ ये सारे सेम है ना। इन सबका एटॉमिक नंबर कितना है, 1, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अब ये अलग की बात है कि ये नेचर में ज़्यादा मिलता है, ये उससे कम मिलता है, ये बहुत कम मिलता है। मतलब अगर आप थोड़ा सा पानी लेंगे
तो 99% के अप्रॉक्स ये होगा, 0 पॉइंट कुछ परसेंट ये होगा, और 0.0000001 इस तरीके का कुछ परसेंट ये होगा। बात समझ में आ रही है? ट्रिटियम बहुत कम होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। चलिए थर्ड, मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थियरी में हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडर्न एटॉमिक थियरी इसको बोलिए, हम लोग इसको जो डाल्टन की एटॉमिक थियरी थी उसको मॉडिफाई करके पढ़ रहे हैं और अब करेक्ट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि उसमें लिमिटेशंस थी। बात समझ में आ रही है बच्चों? द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन विद वन अनदर मे बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल बट मे नॉट ऑलवेज बी सिंपल। जैसे ये क्या कह रहा है, दो डिफरेंट एटम्स जो कंबाइन कर रहे हैं उनका रेशियो क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है ना, फिक्स्ड भी हो सकता है, और क्या नहीं हो सकता, इंटीग्रल, बट नॉट ऑलवेज भी सिंपल, मतलब हमेशा ऐसा हो कि 1:2, 2:3, 3:4 इस तरीके का भी नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल द रेशियो इन विच द एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ केन शुगर। केन शुगर का मॉलिक्यूल क्या होता है, C12H22O11, इसी से हमारा शुगर बनता है। अब इसमें कार्बन कितना है, 12 है, और हाइड्रोजन 22 है, और ऑक्सीजन 11 है, यानी 12:22:11, ठीक है ना बच्चों? तो ये सिंपल तो दिख नहीं रहा, 1:2, 2:3, 3:4 इस तरीके का कुछ दिख नहीं रहा, विच बाई नो मीन्स इज सिंपल, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये सिंपल नहीं है रेशियो इसका। हाउएवर दिस रेशियो इज फिक्स्ड एंड इज ऑल्सो इंटीग्रल। इंटीग्रल तो दिख रहा है, फिक्स तो दिख रहा है ना, लेकिन ये क्या है, सिंपल नहीं है। बात समझ आ रहा है? वही ये पॉइंट बता रहे हैं। अच्छा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सेम एटॉमिक मासेस। अलग अलग एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स के भी मासेस सेम हो सकते हैं, या अलग अलग एलिमेंट के भी मास सेम हो सकते हैं। अब डाल्टन ने पहले क्या कहा था कि जो सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, और ऊपर आइसोटोप में देखा कि आइडेंटिकल किस रिस्पेक्ट में नहीं, मास तो बदल जा रहा है ना, सेम एलिमेंट का ही मास बदल जा रहा है जब उसका आइसोटोप उठा रहा है, और अलग अलग एलिमेंट का मास सेम हो जा रहा है। उन्होंने क्या कहा कि अलग अलग जो एलिमेंट होंगे वो उनके मास से शेप साइज सब कुछ डिफरेंट होगा, लेकिन हम लोग आइसोबार जानते हैं, सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आर्गन और कैल्शियम में आर्गन का मास कितना होता है, 40, इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, और कैल्शियम का मास कितना होता है, 40 इसका भी होता है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स जो हैं यहाँ पे सेम मास रख रहे हैं, मतलब आइडेंटिकल हैं कुछ रिस्पेक्ट्स में। दस एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स मे बी आइडेंटिकल इन वन और मोर रिस्पेक्ट्स, मतलब एक या एक से ज़्यादा रिस्पेक्ट, मतलब शेप साइज या वॉल्यूम या कुछ भी इस तरीके का जो होगा सेम हो सकता है, दो अलग अलग एलिमेंट का भी, ठीक है ना। बहुत सारे आइसोटोप्स हम जानते हैं, बहुत सारे हम लोग आइसोबार्स जानते हैं ना। चलिए, तो आइसोटोप्स किसको कंट्राडिक्ट कर रहा था कि सेम एलिमेंट सेम मास होगा, और आइसोबार वाला जो हम एग्जांपल नहीं उसमें ये वाला रूल किसको कंट्राडिक्ट कर रहा था, ये कह रहा था पहले डाल्टन ने क्या कहा था कि अलग अलग एलिमेंट के मास अलग अलग होंगे, और यहाँ पे हम आइसोबार में देख रहे हैं कि कुछ एलिमेंट ऐसे भी जिनका आइसोबार है और उनके मास सेम है। तो डाल्टन्स के क्या हुआ, ये मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी हो गई। चलिए, एटम्स इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो उन्होंने उस वाले लॉ में बुक में ऑलरेडी उसको क्या करा है, रिफॉर्म करके दिया हुआ है, लेकिन डाल्टन्स ने प्रोबेबली ये बोला था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, बस इतना ही शायद बोला था। इसको हमने ऐड किया है, दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो जो मैंने पहले बता दिया दैट टेक पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन, वो शायद मॉडिफाइड होने के बाद आया था, जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसा ही हुआ था, ठीक है। एटम इज़ नो लॉन्गर इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब एटम को ऐसा नहीं है कि नष्ट, मतलब तोड़ा ही नहीं जा सकता है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कैसे? बाय कैरिंग आउट न्यूक्लियर रिएक्शंस, मतलब ऐसा नहीं है कि एटम नष्ट नहीं होगा, कभी टूटेगा नहीं, ये तो अलग बात है, लेकिन नष्ट नहीं। डिस्ट्रक्टिबल मतलब क्या होता है, टूटना, मतलब नष्ट हो जाना, और इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब क्या होता है, कभी नहीं नष्ट होने वाला। तो एटम्स क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है। तो डाल्टन ने पिछले थियरी में 8 पोस्टुलेट में क्या बोला था कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और यहाँ पे मॉडिफाइड में क्या बोला है, एटम इज़ नो लॉन्गर इनडिस्ट्रक्टिबल, एटम को डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। बाई कैरिंग आउट न्यूक्लियर रिएक्शन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स मे बी चेंज इनटू अनदर, एक एलिमेंट किसी दूसरे में बदल सकता है, एक एलिमेंट का एटम जो है किसी दूसरे में बदल सकता है न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान। फॉर एग्जांपल, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कैन बी चेंज इनटू अनदर एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को हम ऑक्सीजन में बदल सकते हैं बाय बम्बार्डमेंट विथ अल्फा रेज। अल्फा रेज की हम बम्बार्डमेंट करा देंगे किस पे, नाइट्रोजन पे, तो वो किस में बदल जाएगा, ऑक्सीजन में बदल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अल्फा रेज क्या होता है, हीलियम समझते होंगे आप,
2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए तो He2 पॉजिटिव जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा रेज बोलते हैं। चलिए, सिमिलरली यूरेनियम U92-235, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये एटॉमिक नंबर को दिखाता है, ये मास नंबर को दिखाता है, ठीक है ना। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, मास नंबर 235 है। कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्लूटोनियम। प्लूटोनियम क्या क्या होता है, प्लूटोनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 94 और 239, इसका क्या होता है, मास। तो देखो इससे इसमें चेंज हो गया थ्रू इंटरेक्शन विद न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की इंटरेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ भी बम्बार्डमेंट कराएंगे, किसका, न्यूट्रॉन्स का। न्यूट्रॉन से ही हिट कराते हैं तभी भी कोई क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन टाइप की रिएक्शन होती है। जब हम लोग मतलब इस न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो जो प्लांट बैठाते हैं उसमें हम लोग न्यूट्रॉन से ही बम्बार्डमेंट कराते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एलिमेंट थ्रू चेंजेस इन एटॉमिक न्यूक्लियाई इज कॉल्ड ट्रांसम्यूलेशन। तो जो प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से न्यूट्रॉन से हम लोग बम्बार्डमेंट करा रहे हैं ना यूरेनियम के न्यूक्लियस पे, तो इस प्रोसेस में जब चेंज आ रहा है ना, एलिमेंट एक से दूसरे में बदल जा रहा है एटम जो है, तो इस वाले प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसम्यूलेशन। जब न्यूक्लियस में कुछ चेंज आता है ना बच्चों, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसम्यूलेशन। और एक और चीज़ इसको कंट्राडिक्ट कर रही थी कि एटम जो है इंडिस्ट्रक्टिबल है, तो उसको E=mc², आइंस्टीन के थ्योरी, मतलब ये फार्मूला है, ये भी कंट्राडिक्ट कर रहा है ना। तो E=mc² का मतलब क्या है कि अगर मान लो एटम का कुछ मास है m है, तो ये डिस्ट्रॉय होगा, तो जितना मास होगा उसको लाइट की एनर्जी के स्क्वायर से जो है, लाइट की स्पीड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगी हमारी। तो मास क्या है, मतलब एटम क्या है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो बताई है मैंने, जो बम्बार्डमेंट वाला और जो ये E=mc², दोनों से ये पता चलता है कि एटम जो है इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं है, इसको डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है ना। नष्ट करने का क्या मतलब बच्चों, अगर वो नष्ट हो जाएगा तो भी वो क्या रह जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट रह जाएगा। पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं एक कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है, अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग ये चीज़ पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बर्जीलियस का हाइपोथेसिस आएगा। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, लेकिन अवोगाड्रो का जो हाइपोथेसिस है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो पहले बर्जीलियस का समझा दे रहे हैं, फिर अवोगाड्रो का समझा देंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू गैलुसिक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, जो गैलुसिक्स ने अपना गैसियस वॉल्यूम का लॉ दिया है ना, गैसेस ऑलवेज कंबाइन विद वन अनदर इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। गैसेस कैसे रिएक्ट करते हैं, वो आपस में सिंपल क्या है, रेशियो से रिएक्ट करेंगे वॉल्यूम के, है ना। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस दिए, है ना, और क्लोरीन गैस दिया, इसको रिएक्ट कराया तो ये HCl गैस में बदला, है ना। तो इसका एक वॉल्यूम लिया, इसका भी एक वॉल्यूम लिया, और इसका कितना वॉल्यूम बनेगा, जब बैलेंस करेंगे, इधर 2 है इधर 2 है, इधर भी 2 होना चाहिए, है ना। क्लोरीन 2 हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन 2 हो गया, तो एक वॉल्यूम इसका, एक वॉल्यूम क्लोरीन से रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम किसका देता है, HCl का देता है, ठीक है ना। तो सिंपल रेशियो दिख रहा है कि नहीं, 1:1:2 के रेशियो में, ठीक है ना बच्चों। तो यही होता है सिंपल रेशियो। तो किसके अकॉर्डिंग था, लॉज ऑफ गैलुसिक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स, ठीक है ना। सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं गैसेस। बट अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एलिमेंट्स कंबाइन विद वन अनदर इन अ सिंपल होल नंबर एटॉमिक रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी आगे जैसे जैसे देखेंगे क्लियर हो जाएगा। हाँ, बर्जीलियस एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, बर्जीलियस अ स्वीडिश केमिस्ट, ये केमिस्ट थे स्वीडन के, है ना। ट्राइड टू को रिलेट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड गैलुसिक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। इन्होंने क्या किया, बर्जीलियस ने जो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी है और गैसियस लॉ जो ऑफ गैस, मतलब गैलुसिक्स लॉ ऑफ गैसियस जो है वॉल्यूम का, उसको रिलेट किया एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन्स एंड गैलुसिक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स को कंबाइन करने की कोशिश की। ही आर्ग्यूड दैट, उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट किए, तर्क दिए। वाइल एलिमेंट्स कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो बाई एटम्स, गैसेस कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम्स। तो जब एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो सिंपल रेशियो बाई एटम्स करते हैं, गैसेस कंबाइन करते हैं इन अ सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम करते हैं। ये दोनों अलग अलग किसका है, ये वाला डाल्टन का है और ये वाला किसका है, गैलुसिक्स का है। देयर मस्ट बी सम रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड द नंबर ऑफ एटम्स इट कंटेन्स। तो उन्होंने क्या कहा कि ये तर्क ये बताता है कि कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, किसमें, गैस के वॉल्यूम में और नंबर ऑफ एटम जो कि कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है ना।
तो बर्जीलियस ने जो हाइपोथेसिस दिया वो देखिए क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। इन्होंने क्या कहा कि अगर इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम ले लें, मान लीजिए 10 मिलीलीटर ले लिए वॉल्यूम, है ना, किसी भी गैस का ले लिए, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब 10 ml हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, मान लीजिए उसमें 10 करोड़ क्या है, हाइड्रोजन के एटम है ना, गैस के फॉर्म में, और 10 ml हमने क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया गैस, तो उसमें भी कितने एटम होंगे, 10 करोड़ एटम ही होंगे। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। बात समझ में आ गई होगी। बर्जीलियस का ये हाइपोथेसिस था। इसको एक्सपेरिमेंटली पाया गया। इट हैज़ बीन फाउंड दैट 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का देखिए, यहाँ वॉल्यूम लिखा है हाइड्रोजन, एक वॉल्यूम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम क्लोरीन गैस, मतलब हाइड्रोक्लोरिक, जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस उसको बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बोलते हैं बच्चों, HCl को, जब वो पानी में प्रेजेंट हो, एक्वस के फॉर्म में उसको एसिड बोलते हैं। नॉर्मली वो क्या होता है, HCl गैस होती है, ठीक है ना, वो एसिड नहीं होता है। तो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिलता है। तो अब आप क्या करेंगे, अप्लाइंग बर्जीलियस हाइपोथेसिस, अगर वॉल्यूम को हम लोग किससे रिलेट करना चाहें, नंबर ऑफ आइटम्स से, तो n आइटम्स, एक वॉल्यूम का अगर मान लीजिए n आइटम्स मान लिए, है ना, तो इसका भी एक वॉल्यूम का n आइटम्स ही होंगे, है ना, 1 ml हो, 1 लीटर हो, एक क्या हो, सेंटीमीटर की, मतलब कुछ भी हो, जितना वॉल्यूम अगर इसका फिक्स मान लिए तो उतने n आइटम्स इसमें ले लिए, है ना। अगर इतना ही वॉल्यूम इसका भी है तो इसमें n आइटम्स होंगे इसमें भी, और इसका अगर दूना इसमें है, यानी 2 वॉल्यूम है, तो इसके भी 2n आइटम्स कंपाउंड में होंगे, मतलब किसमें, HCl में, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2n, पूरे को 2n से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/2, यहाँ भी क्या बचेगा, 1/2, यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। तो 1/2 एटम, 1/2 एटम किसका, हाइड्रोजन का, 1/2 एटम किसका, क्लोरीन का, रिएक्ट करेगा आपस में और एक कंपाउंड देगा, एक कंपाउंड एटम देगा किसका, हाइड्रोजन क्लोराइड का। ये बर्जीलियस से कहना था। अभी देखिए इसको हम रॉन्ग प्रूफ कर दे रहे हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि कभी आधा एटम तो होता ही नहीं है। डाल्टन ने ऑलरेडी कहा कि एटम क्या है, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है ना। अब वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में मत देखिए, एटम के रिस्पेक्ट में देखिए, तो आधा एटम नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आधा एटम से रिएक्ट करके एक कंपाउंड एटम देगा, ये कौन सी बात हुई, है ना, ये यहाँ पे गलत हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट 1 कंपाउंड एटम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज मेड अप ऑफ 1/2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1/2 एटम ऑफ क्लोरीन। इट कंट्राडिक्ट द डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, ठीक है ना, इसीलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। बर्जीलियस के हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये डाल्टन्स की एटॉमिक थियरी को कंट्राडिक्ट कर रही थी कि आधा एटम जैसा कुछ नहीं होता है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे, सर हमने तो देखा है, हमने क्या देखा है, H2 + O2 गिव्स अस H2O। अब इसको कुछ लोग ऐसे बैलेंस करते हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 2 बनाएंगे, है ना। 2 जैसे बनाए तो हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ भी 2 कर लेंगे। एक तो ये हो गया बैलेंसिंग का मेथड, है ना। एक और क्या हो सकता है, H2 + O2 गिव्स अस H2O। अब हम क्या करें, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यानी यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो ये क्या हो गया, हाफ O2 हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह वाला हाफ मिल सकता है ना। लेकिन हम कहें कि हाफ वो मिल जाए, आधा ऑक्सीजन मिल जाए, नहीं मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस आधे मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 1 मोल वाटर बनाता है। इसको हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अभी के लिए फिलहाल ये जान लीजिए कि रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया, क्योंकि आधा आइटम नहीं होता। आधा आइटम कहना गलत बात है, ठीक है, अपराध है। केमिस्ट्री की दुनिया में आधा आइटम कहना अपराध है। बात समझ में आई। चलिए अब हम लोग अवोगाद्रो का हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। अच्छा, उससे पहले कुछ चीज़ें हम लोग दिमाग में रखेंगे। अवोगाद्रो का हाइपोथेसिस पे जाने से पहले एक एटम जो होगा, एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो कि पार्टिसिपेट कर सकता है। एटम जो होता है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इट मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है, इंडिपेंडेंट नहीं भी हो सकती। इसका मतलब क्या बच्चों, जैसे कंबाइन स्टेट में मिलता है हाइड्रोजन नेचर में, Cl2 इस फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन इस फॉर्म में मिलता है, नाइट्रोजन इस फॉर्म में मिलता है,
है ना। तो ये सारी चीज़ें ऐसे मिल रही है। और हम जानते हैं कि यहाँ पे एग्जिस्टेंस इसका इंडिपेंडेंट नहीं है ना। इंडिपेंडेंट किसका है, जैसे हीलियम हो गया, है ना, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, इन सबों का क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो इंडिपेंडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कुछ का होता है कुछ का नहीं होता है बच्चों, ठीक है ना। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो हम मॉलिक्यूल बोल दें अगर, तो देखिए ये भी एग्जिस्टेंस में है, ये भी एग्जिस्टेंस में है, ये भी एग्जिस्टेंस में है ना, ये भी एग्जिस्टेंस में है ना, H2SO4 ये भी एग्जिस्टेंस में है। तो ये क्या है, नेचर में इस फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है बच्चों। ये इंडिपेंडेंट है, मॉलिक्यूल का अपना क्या है, इंडिपेंडेंस है, एटम का इंडिपेंडेंस नहीं। हम कहें कि हाइड्रोजन हमको इस फॉर्म में मिले, नेचर में नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन इस फॉर्म में मिले, नहीं मिलेगा, क्लोरीन इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, फ्लोरीन इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, ब्रोमीन इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, किसी ना किसी के साथ सब कंबाइन होंगे। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रह कहाँ गई, है ना। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किसकी है, इन सारों की है, या कंपाउंड की होती है या मॉलिक्यूल की होती है ना, ठीक है, बात क्लियर है। अब अवोगाद्रोस का हाइपोथेसिस देख लेते हैं। ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ गैसियस रिएक्शन पे ये एप्लीकेबल होगा इनका जो हाइपोथेसिस है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब बर्जीलियस वाली ही बात तो कह दी कि जो अगर हम किसी भी अलग अलग गैस का बराबर वॉल्यूम ले लें ना और उसको सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन बना दें, फिक्स एक टेम्परेचर कर दें, फिक्स प्रेशर कर दें, उस पर दो अलग अलग तरह का गैस ले लें, है ना, उसमें क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ जो उसके एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। कब, जब दो अलग अलग तरह का हम क्या ले रहे हैं, गैसेस ले रहे हैं, ठीक है, और उसका टेम्परेचर प्रेशर फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम लिया, एक वॉल्यूम मतलब 1 लीटर 1 ml कुछ भी मान लीजिए। क्लोरीन का एक वॉल्यूम लिया, हाइड्रोजन क्या होता है H2 होता है, क्लोरीन क्या होता है Cl2 होता है, ये रिएक्ट करके HCl देता है। अब ये पढ़े हैं, सेम पीछे पढ़े हैं बर्जीलियस में, बस उसमें गलती क्या थी, उसमें एरर कर लेना, उसको एरर को सुधार लेना है। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, एक वॉल्यूम हाइड्रोजन एक वॉल्यूम क्लोरीन, दो वॉल्यूम क्या दे रहा है HCl। बैलेंस करके अभी तो दिखाएं, H2 प्लस क्या है Cl2 गिव्स अस HCl। तो यहाँ पे एक कहने का मतलब है दो दो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, तब तो बराबर होता है। लॉ ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन को ये फॉलो करता है। देखिए एक वॉल्यूम इसका, एक वॉल्यूम इससे रिएक्ट करके दो वॉल्यूम इसका दे रहा है। बात समझ में आई, वही ये कह रहा है, हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम क्लोरीन के एक वॉल्यूम से रिएक्ट करके दो वॉल्यूम क्या देता है, हाइड्रोजन क्लोराइड देता है। तो एक वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल होंगे, हाइड्रोजन के n मॉलिक्यूल। तो एक वॉल्यूम में अगर हम क्लोरीन का या किसी भी गैस का ले लें तो कितने होंगे, n मॉलिक्यूल ही होंगे। अच्छा ऐसा समझिए, एक मिनट बच्चों, उस पर आते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा एक कंटेनर है ना, ये कितने ml का है, मान लीजिए 50 ml का है, और इसमें कितने हाइड्रोजन की गैस आएंगे, मान लीजिए 2 करोड़ आएंगे, ऐसा सपोज कर लीजिए। इतने बड़े 50 ml के बीकर में, इसको आप क्लोज कर लीजिए, 50 ml के बीकर में 2 करोड़ मॉलिक्यूल किसके आ रहे हैं, हाइड्रोजन के। तो क्लोरीन भी अगर इतने बड़े वॉल्यूम में हम फिक्स करें, डालें, तो उसके भी 2 करोड़ होंगे। नाइट्रोजन अगर डालें तो इसके भी 2 करोड़ होंगे, है ना, कोई सी भी गैस ना है। सल्फर डाइऑक्साइड भी डालें तो भी उसके 2 करोड़ मॉलिक्यूल होंगे, कंपाउंड होंगे, ठीक है ना बच्चों। कोई सी भी गैस ले लीजिए आप, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन तो ले लिया है, फ्लोरीन ले रही है, इसका भी क्या होगा, 50 ml में 2 करोड़ मॉलिक्यूल होंगे इसके। बात समझ रहे हैं। तो गैसेस में सेम वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, वही ये कहना चाह रहे हैं। तो n मान लीजिए, n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद n मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। n को ले लिया, यहाँ भी कोई और क्यों वैल्यू नहीं ली, क्योंकि जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही वॉल्यूम इसका है, और गैसेस का अगर वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल भी सेम होते हैं। और क्या देगा, 2n मॉलिक्यूल ऑफ किसके, हाइड्रोजन क्लोराइड के देगा, बाय डिवाइडिंग बाय अवोगाद्रो लॉ के द्वारा। अब इनको हम क्या करेंगे, n को 1 मॉलिक्यूल और डिवाइडिंग थ्रू द बाय द 2। चलो ठीक है, ये नहीं देखना है, ये देखना है डिवाइड किससे कर रहे हैं, 2n से। इसको 2n से डिवाइड करेंगे 1/2 मॉलिक्यूल बचेगा। इसको 1/2 मतलब 2n से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 मॉलिक्यूल इसके भी आएंगे। इसको भी 2n से डिवाइड कर देंगे 2n से, तो 1 मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब हम ये कह सकते हैं आधा मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद आधा मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस। यहाँ गैस हाइड्रोजन कहने का मतलब H2 गैस, क्लोरीन कहने का मतलब Cl2 गैस। आधा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस का, आधे मोल क्लोरीन गैस से रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल किसका देता है,
हाइड्रोजन क्लोराइड। अभी मोल बोल दिए, अभी से बोल दिए हैं, वो भी सही है बच्चों, ठीक है ना। आधा मॉलिक्यूल बोलिए, आधा मोल बोलिए। मोल के टर्म में बस क्या करना रहेगा, 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल में बदल जाएगा। यही चीज़, यही रिलेशन वहाँ रहेगा। अवोगाद्रो से ही वो निकल के आया है, तो यही रिलेशन आपको आगे मिलेगा, ठीक है। तो आधा मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, आधा एटम नहीं बोल सकते, इसलिए अवोगाद्रो का हाइपोथेसिस ठीक है। सिंस अ मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 or more atoms, so 1/2 molecules is possible and may contain 1 or 2 atoms. Thus this result does not contradict Dalton's atomic theory. तो जो अवोगाद्रो की हाइपोथेसिस है वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को कंट्राडिक्ट नहीं कर रही है, ठीक है ना। इसलिए ये मोर अप्रोप्रिएट है। आधा मॉलिक्यूल बोलना आधा एटम बोलने से ठीक है, आधा एटम नहीं बोल सकते। एप्लीकेशन ऑफ अवोगाद्रोज लॉ, इसका एप्लीकेशन क्या है, तो इन द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ द एलिमेंट्री गैसेस, मतलब एलिमेंट्री गैसेस जो होंगे उनकी एटॉमिसिटी बताने के काम में आता है। तो एटॉमिसिटी क्या होती है, आप ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम है वही उसकी एटॉमिसिटी होगी, ठीक है ना। अब ये छोटी छोटी चीज़ें इतना टाइम मैं नहीं दूंगा, पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। जैसे टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन, इट्स एटॉमिसिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या देगा, वाटर देगा। H2 + O2 गिव्स अस H2O। कैसे होता है, ऐसी कुछ रिएक्शन होती है, H2 + O2 गिव्स अस H2O। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ भी 2 लगाएंगे, बैलेंस हो गया। तो ऑक्सीजन और क्या है, टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा चलिए सिर्फ ऑक्सीजन का लिया है, ओ ठीक है। चलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं, वाटर। 2 वॉल्यूम किसका है, हाइड्रोजन का, 1 वॉल्यूम किसका है, ऑक्सीजन का। यहाँ देखिए 2 वॉल्यूम, 2 किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ, 1 किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम किसका देगा, H2O का देगा, ठीक है बच्चों। अप्लाइंग अवोगाद्रोज हाइपोथेसिस, अब 2n मॉलिक्यूल्स, इसको क्या बोलेंगे, इसमें हम या तो n मान लें तो ये n/2 हो जाएगा और ये n हो जाएगा, या हमने इसको कितना मान लिया, अगर यहाँ 2 वॉल्यूम है ना तो 2n मान लीजिए। अब सिंपल हो जाएगा, 2n वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1n मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव्स अस 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। और डिवाइडिंग बाई 2n, अब 2n से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स 2n बाई डिवाइड कर दिए ना 2n से, 2n/2n हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे n/2n मतलब 1/2 बचेगा, है ना। यहाँ 2n/2n हो जाएगा तो यहाँ भी 1 बचेगा। यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू गिव्स अस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर्स। बात समझ में आ रही है बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस ये एक बार पढ़ लीजिए, दिमाग में बैठाए रहिए, है ना। इसका अभी इतना ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं है परेशान होने की, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में रह गई होंगी, आगे एकदम आसान हो जाएगी, घबराइएगा मत। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, बट 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, छोड़ दीजिए। हेंस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। तो हम जानते हैं एटॉमिसिटी क्या होती है। जैसे मान लीजिए बच्चों ऑक्सीजन है O2 के फॉर्म में, ओजोन है O3 के फॉर्म में, इसकी एटॉमिसिटी 2 हो गई, इसकी 3 हो गई, बस यही चीज़ तो जानना था। अब इसका एप्लीकेशन क्या है बच्चों, टाइम बच्चों ज़्यादा हो गया है, इसका एप्लीकेशन बच्चों है, एक मैं बता देता हूँ, दूसरा मैं दिखा दूंगा, आप लोग अपने से उसको कोशिश करके समझ लीजिएगा। चलिए, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। अभी हम लोगों ने एप्लीकेशन नंबर 1 पढ़ा था, इन द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिसिटी, है ना, ऑफ एलिमेंट्री गैसेस। अब दूसरा इसका क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन किसका, अवोगाद्रो हाइपोथेसिस का, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, क्या फाइंड करने में, रिलेशनशिप किसके बीच में, मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी के बीच में। वेपर डेंसिटी बेसिकली होता क्या बच्चों, डेंसिटी ऑफ द गैस, जो भी गैस गिवन होगी उसकी डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, वेपर डेंसिटी होता है। वेपर डेंसिटी को और क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी भी कहा जाता है। अच्छा, तो जो डेंसिटी ऑफ द गैस होगी
उसका कुछ मास होगा। तो मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP स्पेशल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन में कोई सा भी गैस लेंगे उसकी जो डेंसिटी होगा, उसके मास जितना भी लेंगे हम, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ H2 एट STP। जितना वॉल्यूम का मास ऊपर लेंगे किसी दूसरे गैस का, उसकी वेपर डेंसिटी निकालने के लिए उतना ही वॉल्यूम का मास हाइड्रोजन का लेंगे, नीचे रखेंगे। बात समझ में आ रही? और इसको क्या करेंगे, मान लीजिए इसमें सर्टेन वॉल्यूम है और सेम वॉल्यूम इसमें भी है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। जो गिवन गैस है उस जिसकी वेपर डेंसिटी निकालनी है उसके कितने हमने मान लिया मॉलिक्यूल हैं, किसी फिक्स्ड मास फिक्स्ड वॉल्यूम में n मास है, n मॉलिक्यूल है उसमें फिक्स मास में, ठीक है ना, मतलब वॉल्यूम फिक्स है तो मास भी फिक्स होगा ना ऊपर वाले एलिमेंट का। अब उस फिक्स्ड मास का क्या होगा, मॉलिक्यूल भी फिक्स होंगे। बात समझ में आ रही होगी। जैसे हम लोग 23 ग्राम क्या बोलते हैं, सोडियम एटम, ठीक है ना। तो आप गैस का ले लीजिए, गैस ले लीजिए 22.4 लीटर आप ले लीजिए यहाँ पे क्लोरीन गैस, ठीक है ना। तो 22.4 लीटर नीचे क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन गैस भी लेना पड़ेगा। बस समझ आ रहा। अब 22.4 लीटर का वॉल्यूम जो है मतलब क्लोरीन गैस का, उसका कुछ मास भी तो होगा, तो ऊपर उसको मास में कन्वर्ट कर देंगे। नीचे क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ एन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। अरे भाई जितना मॉलिक्यूल इसमें रहेगा इसमें भी तो नीचे में भी उतना ही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अच्छा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, तो एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। इसको 4 बार में बताने का तरीका नहीं है, बहुत उचित है। इसको आप यहाँ देखिए और यहाँ देख लीजिए सीधे, ठीक है, यहाँ से देखिए, इसको आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जितना मॉलिक्यूल हम किसी गैस का मेज़र करना चाहते हैं उतना ही मॉलिक्यूल क्या ले लेंगे, नीचे हाइड्रोजन को ले लेंगे, ठीक है। बस इतनी बात समझ में आ गई। उससे हमारा क्या निकल जाएगा, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस निकल जाएगा। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस अगर ले रहे हैं किसी भी अलग अदर गैस का, तो हाइड्रोजन के भी मॉलिक्यूल का कितना मास लेना पड़ेगा, 1 अगर 1 ग्राम ऊपर ले रहे हैं नीचे भी 1 ग्राम लेना पड़ेगा। तो वन मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 2 होता है, हम जानते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी। तो इतना आपको समझना ही था बच्चों, ये तो हम आपको जानबूझ के कन्फ्यूज कर रहे हैं। बस ये देखिए वेपर डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ द गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। जिस भी गैस की डेंसिटी हमको निकालनी है उसको हाइड्रोजन से डिवाइड कर देंगे तो हमारी डेंसिटी ऑफ द गैस आ जाएगी। और उसके बाद डायरेक्ट ये देखिए आप रिलेशन, मॉलिक्यूलर मास को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो वेपर डेंसिटी आ जाएगी। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर वेपर डेंसिटी दी हुई है, मॉलिक्यूलर मास निकाला तो वेपर डेंसिटी में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सब छोटे छोटे मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस हैं, आप लोग जानते होंगे। यानी मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए 2 इंटू वेपर डेंसिटी कर दीजिए। वेपर डेंसिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास बाई 2। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। कितना आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार और ऐसे देख करके पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है बच्चों, बहुत ज़्यादा आसान है। इतना पॉइंट आपको बस दिमाग में रखना है, वेपर डेंसिटी डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, या मॉलिक्यूलर मास ऑफ गिवन गैस अपॉन 2, है ना। जब इसको डेंसिटी से मास में ले आए हैं इधर, तो मास करते करते क्या हुआ, हम हाइड्रोजन का मास जानते हैं 2 होता है, और किसी भी गैस का मास क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल लास्ट में ले रहे थे। ये चीज़ अगर आपको पता है तो बहुत है। बस वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाई 2, इतना याद रखें।